जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। और ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये चैप्टर चल रहा है इसका ये लास्ट टॉपिक भी है कि ट्रांसफार्मर क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल ज़रूर आता है या यही डायरेक्ट पूछ ही लिया जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसफार्मर। चाहे वो फंक्शन पूछ ले, चाहे वो प्रिंसिपल पूछ ले, चाहे वर्किंग पूछ ले, कुछ ना कुछ इससे पूछ लेता है और फुल मार्क में ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला तो फैराडे लॉ है, ये याद रखना आप लोग। दूसरा सेकंड जो पॉइंट है वो लेंज लॉ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, फिर वो डीसी मोटर है। और इसमें जो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है फिर वो जनरेटर है। और उसके बाद फिर फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है। तो अगर इतना पॉइंट आप पढ़ कर जाते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन तो सर्टेन है कि आपको मिलना ही मिलना है यहाँ से। ये बहुत ही कह सकते हैं नंबर गेनिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर आप जनरेटर और डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर पढ़कर जाते हैं तो एक क्वेश्चन तो आप ऐसे ही पढ़ लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। और फुल मार्क में आने वाला ये क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, सबसे पहले अगर ट्रांसफार्मर आता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसमें अगर आप आता है ट्रांसफार्मर तो पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर का। तो फंक्शन इसका होता है कि इट इज डिवाइस बाई हुइच एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। क्या करता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो ईएमएफ होता है या अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है या तो ये हाई ईएमएफ को लो में बदलता है ट्रांसफार्मर, या लो ईएमएफ को हाई में बदल देता है। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये लगता है कि ये वोल्टेज को जनरेट करता है। बेटे एक बात अपने दिमाग में रखना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स केप्ट इन माइंड कि इट इज़ नॉट अ जनरेटर। ये जनरेटर नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा या इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्टर भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल या किसी और अदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग, आइडियली अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ है उसको हाई वोल्टेज को लो में बदल सकता है, लो वोल्टेज को हाई में बदल सकता है। ये याद रखना, ये एक ऐसी डिवाइस है। तो वही इसका फंक्शन है। क्या है फंक्शन कि इट इज़ डिवाइस बाई हुइच एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ का, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को या तो ये इंक्रीज करेगा और या तो उस एम्पलीट्यूड को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करेगा तो मीनिंग यहाँ पर है कि लो ईएमएफ को हाई ईएमएफ में कन्वर्ट करेगा, और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज से मीनिंग ये है कि हाई वोल्टेज को ये क्या करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ये होगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसफार्मर डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट इज़ ऑलवेज 50 हर्ट्ज। याद रखना, इंडिया में जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है, जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 100 टाइम्स ये करंट फ्लक्चुएट कर सकता है। 50 टाइम्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और 50 टाइम्स नेगेटिव डायरेक्शन में, 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम नेगेटिव। और ये नेगेटिव हो सकता है 1 सेकंड में, ये किस में, 1 सेकंड में। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। ये आप नोट पॉइंट में भी आप याद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात, फर्स्ट हेडिंग हो गया यहाँ पर फंक्शन का, और सेकंड हेडिंग इसकी जो है वो आप सेकंड हेडिंग लिखेंगे, और सेकंड हेडिंग आप लिखेंगे प्रिंसिपल। सेकंड हेडिंग क्या लिखेंगे आप, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये आप जानना है तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करो। हमने डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता रखी है और सेपरेट प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, ये आप विजिट करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आप नेक्स्ट हेडिंग इसमें डाल सकते हो, हेडिंग नंबर 3 आप
टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। और टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में तो आप लिख सकते हो कि ट्रांसफार्मर देयर आर टू टाइप्स। ट्रांसफार्मर देयर आर टू टाइप्स। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि इट चेंज लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसका मतलब क्या हुआ कि लो को जो हाई वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ में बदल दे, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब अगर लो ईएमएफ को हाई में बदल रहा है तो इस वाले ईएमएफ को क्या बोलेंगे, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है कि इट चेंज हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसका मतलब ये वाला है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हाई ईएमएफ को लो ईएमएफ में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप डाउन ईएमएफ क्या करता है, लो ईएमएफ को हाई ईएमएफ में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें कि कंस्ट्रक्शन। जो हेडिंग है, देखो हेडिंग में 3 हेडिंग हो गई, 4th हेडिंग क्या बनाएंगे आप, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, कैसे बनता है ट्रांसफार्मर। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे इस तरीके का स्क्वायर फॉर्म में या हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसे हम क्या करते हैं, बहुत सारा वो सॉफ्ट आयरन का हम क्या लेते हैं, कोर लेते हैं, पतली पतली स्लाइस जिसको हम बोलते हैं, ऐसे पतली पतली स्लाइस लेते हैं जिसमें बीच से मटेरियल निकाल लेते हैं। बहुत सारी ऐसे प्लेटें होती हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारी प्लेटें हैं, और एक प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी प्लेट, ऐसे बहुत सारी प्लेट रख कर इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ी सी इसकी विड्थ हो जाती है। देखो हमने नंबर ऑफ सेवरल प्लेट्स ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। यही हमारा क्या है, बनावट है। क्या है बनावट, उसमें हम लोग देखो कह रहा है थिन रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड शीट ऑफ द आयरन, सॉफ्ट आयरन। ये जो सीटें हैं ये कैसे हैं, रेक्टेंगुलर शेप की हैं, लैमिनेटेड सीटें हैं ये, मतलब ये पेंटेड हैं। एक सीट पकड़ा उसको पेंट कर दिया, दूसरा सीट पकड़ा उसको पेंट कर दिया, और एक सीट के ऊपर दूसरा सीट के ऊपर तीसरा पेंट करके सीट रख दिया। चौथी सीट जब रखेंगे उसको पहले उसको पेंट कर लेंगे। पेंट करने से क्या होगा, या लैमिनेटेड करने से क्या होगा कि एक सीट दूसरे सीट के ऊपर अगर है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, एक बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया, डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया। पेंट करने का ये मतलब है। ठीक है, दीज सीट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये सीट एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेशन क्रिएट कर देते हैं जब आप उनको पेंट करते हो या इंसुलेटेड करते हो या लैमिनेटेड करते हो तो। ठीक है, और कैसे लैमिनेटेड करते हो आप, बाय द वर्निश कोटिंग लगाकर। ठीक है, वर्निश कोटिंग लगाकर, और इतनी अच्छी वर्निश कोटिंग होती है कि एक सीट से दूसरा सीट इंसुलेशन के बाद ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फिर उनको जब हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख लेंगे, एक के ऊपर एक, तो उनको इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर होता है। और ये वायर 2 तरीके के होते हैं, एक वायर थिन होता है, और एक वायर क्या होता है, इंसुलेटेड कोटेड जो कॉपर वायर है वो थिक होता है। क्या होता है, वो थिक होता है। तो एक साइड में ये थिन वायर को हम ऐसे वाइंड कर देते हैं, उसमें बीच में मटेरियल तो होता नहीं है ये, तो ऐसे वाइंड कर देते हैं, और दूसरी साइड भी थिक वायर ऐसे वाइंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वाइंडिंग कर दी वायर की। इंसुलेटेड कोटेड जो कॉपर वायर हैं, अच्छा इंसुलेटेड कोटेड क्यों लेते हैं, कॉपर वायर के ऊपर ऐसे मतलब कुछ चढ़ा हुआ इंसुलेटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम इसका कॉयल बनाएंगे, जब कॉइलिंग करेंगे या इंसुलेटेड करेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा ना। अगर इंसुलेटेड नहीं रहेंगे तो ये बीच में अगर ये कोटेड नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट ये वायर का एक वायर से दूसरे वायर का कनेक्शन हो जाएगा ना, इसीलिए इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर लेते हैं। और फिर ऐसे घुमा कर हम क्या कर लेते हैं, वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ये जो थिक वायर है, ये इस थिक वायर का हमने सोर्स से कनेक्शन कर दिया। अगर हम इसका कनेक्शन किससे कर दिया, सोर्स से कनेक्शन कर दिया,
तो सोर्स से जिसका कनेक्शन करते हैं, अगर हम इसका कनेक्शन कर दिए तो ये प्राइमरी कॉइल्स हो गया, और अगर हम इसका कनेक्शन कर दिए तो ये प्राइमरी कॉइल्स हो गया। तो अगर हमने यहाँ पर इस वाले को सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल हो गया। और दूसरे वाले को हम आउटपुट से कनेक्ट कर दिए, यानी कि सब स्टेशन से कनेक्ट कर दिया या कंज्यूमर से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया। इस वाले को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। सेकेंडरी कॉइल हमेशा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और जो प्राइमरी कॉइल होता है वो क्या कहलाता है बेटा, इनपुट कहलाता है। अगर ये ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है तो इनपुट एनर्जी या इनपुट पावर आउटपुट एनर्जी या आउटपुट पावर की क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। ठीक है, अगर ये ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ड्यू टू द वायरिंग द करंट इन द कॉयल, कह रहा है इस कॉयल के अंदर करंट का क्या होने वाला है, वेरिएशन होने वाला है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। जब अल्टरनेटिंग करंट है तो 1 सेकंड में 50 बार ये कम या ज़्यादा होएगा। ठीक है, और 100 फ्लक्चुएशन देगा ये। तो अगर कह रहा है कि देयर अकर चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इन करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक करंट, आपको पता है कि किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो करंट के और चेंज होने की वजह से अपनी डायरेक्शन से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा। तो देयर अकर चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द फ्लक्स इन द अदर कॉइल्स। ठीक है, अदर कॉइल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड विथ डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर में हम डायरेक्ट करंट नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं कि डायरेक्ट करंट अगर जाएगा तो कोई भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होएगा यहाँ पर ट्रांसफार्मर में, बिकॉज डीसी एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों नहीं होएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, क्योंकि डायरेक्ट करंट का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, और एम्पलीट्यूड के कांस्टेंट होने से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता है in the coil, and there will be the no change in the magnetic field lines or the magnetic flux of the other coil, so no current is induced। तो अगर यहाँ कोई भी करंट में चेंज नहीं आएगा तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, और कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो कोई भी करंट इस सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर ना तो इंड्यूस्ड होएगा और ना ही ईएमएफ ही कोई इंड्यूस्ड होएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो एम है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना, वो हो ही नहीं पाएगा। जब हो नहीं पाएगा तो हमारा एम ही ख़राब हो गया, फिर एम हमारा एमलेस हो गया। ठीक है, चलो ट्रांसफार्मर जो आपने बनाया है उसको ज़रा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमने पहले ही आपको बताया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लो ईएमएफ को या लो वोल्टेज को हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, हाई वोल्टेज या ईएमएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, ईएमएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि हम हाई वोल्टेज को या हाई वोल्टेज को हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन में लो में कन्वर्ट कर लेते हैं, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर जिस टाइम पर लो ईएमएफ को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसी टाइम पर हाई करंट को क्या करता है, वो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर देता है, लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। और लो करंट को उसी टाइम पर क्या करता है, वो हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है, हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टेप डाउन का काम है, ये दोनों, और ये दोनों स्टेप अप का काम है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करना क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। क्या होता है, ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। सॉफ्ट आयरन का क्या होता है, ये कोर होता है, आयरन का कोर होता है। ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वाइंड कर रखा है। क्या वाइंड कर रखा है, इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर, कोटेड कॉपर वायर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये वाइंड कर रखा है।
तो अगर ये थिक वायर है, ये क्या है, थिक वायर है, तो ये बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो पाएंगे कि ज़्यादा हो पाएंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो पाएंगे क्योंकि वायर यहाँ पर थिक है। और ये हमारा जो सोर्स से जुड़ा हुआ होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये इनपुट है। क्या है, ये इनपुट है, क्योंकि ये सोर्स से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इनपुट है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ टर्न है उसको हम एनपी कह रहे हैं। एनपी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी। एनपी का मतलब होगा नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को क्या करता है, हाई करंट, या ऐसा आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनपुट में लो ईएमएफ हाई ईएमएफ में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, ये लो ईएमएफ किस में कन्वर्ट होगा, ईएमएफ होता है, ईएमएफ। ईएमएफ किस में कन्वर्ट होगा, हाई ईएमएफ में कन्वर्ट होगा, हाई ईएमएफ में कन्वर्ट होगा। और हाई करंट किस में कन्वर्ट होगा, हाई करंट किस में कन्वर्ट होगा, हाई करंट लो करंट में कन्वर्ट होगा, लो करंट में कन्वर्ट होगा। और जहाँ पर हम कंज्यूमर को या सिटी सब स्टेशन से जहाँ पर भी कनेक्शन कर रखा है वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थिन वायर लेते हैं। कौन सा वायर लेते हैं, थिन वायर लेते हैं। अब थिन वायर लेंगे तो उतने ही डिस्टेंस में नंबर ऑफ़ टर्न क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ टर्न अगर ज़्यादा हो गया तो हम इसे एनएस कह रहे हैं, यानी नंबर ऑफ़ टर्न इन द सेकेंडरी कॉयल। ये एनएस, नंबर ऑफ़ टर्न इन सेकेंडरी कॉयल्स। क्योंकि ये सिटी सब स्टेशन या कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है तो हम इसको आउटपुट टर्मिनल बोल रहे हैं। अगर ये आउटपुट टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इधर से हाई करंट और लो वोल्टेज आ रहा है और इधर से ट्रांसफार्मर के जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वहाँ पर हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और लो करंट है, जिसको हम सेकेंडरी कॉइल्स बोलते हैं। इसको सेकेंडरी कॉइल्स बोलते हैं। इस वाले को, ये जो एनपी है, इसको प्राइमरी कॉइल्स बोलते हैं, या प्राइमरी हम कह सकते हैं कि टर्मिनल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल बना के बताऊं तो हर जगह पर ऐसे पिक्टोरियल डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो इसका कुछ सिंबल होता है। तो पिक्टोरियल फॉर्म का जो सिंबल होता है वो जो थिक वायर ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसको हम ऐसे कुछ बना देते हैं, ऐसे क्वाइलिंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पर 1 2 3 ही टर्न है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो थिन इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर होता है उसको हम थोड़ा सा नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा दिखा देते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सप्लाई को जाता है ये टर्मिनल या कंज्यूमर को चला जाता है, इसे आउटपुट बोलते हैं। और इस वाले को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और जो इंसुलेटेड कोटेड लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसको हम लोग 2 स्ट्रेट ऐसे लाइन से दिखाते हैं, जो कि रेड कलर से हमने बना रखा है, ये रेड कलर से बना रखा है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अब चले आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइमरी कॉइल्स होती है इसमें हम थिन वायर लेते हैं। थिन वायर का मतलब इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर ही लेना है हमको, लेकिन बहुत पतले वायर लेते हैं। जब ये बहुत पतले वायर होते हैं तो नंबर ऑफ़ टर्न इसके ज़्यादा होते हैं। अब मान लेते हैं इसके नंबर ऑफ़ टर्न एनपी हैं, यानी नंबर ऑफ़ टर्न इन प्राइमरी कॉइल्स। प्राइमरी कॉइल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब की बार सोर्स से कनेक्शन हमने किसका किया है, इस वाले का किया। याद रखना, जिसका कनेक्शन हम प्राइमरी कॉइल्स उसी को बोलते हैं जिसका कनेक्शन हम सोर्स से करते हैं। जिसका कनेक्शन सोर्स से नहीं करते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल्स बोलते हैं। तो अब की बार हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर थिक वायर ले रखा है, थिक वायर की वाइंडिंग कर रखी है इंसुलेटेड कोटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न कम है। नंबर ऑफ़ टर्न कम है तो हम इनको एस कह रहे हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर से या लोड से जुड़ा हुआ है इसलिए ये सेकेंडरी कॉइल्स हो गया। और नंबर ऑफ़ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल्स को हम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सेकेंडरी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनपुट क्या होएगा, हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनपुट होएगा। ये क्या होगा, हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनपुट होएगा। और क्या मिलेगा यहाँ पर, हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनपुट होएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगा। क्या मिलेगा, लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जिस टाइम पर हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंट्री कर रहा है उस हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ का करंट क्या होगा, लो होगा। तो लो करंट और हाई
अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंट्री करेगा तो लो ईएमएफ मिलेगा और हाई करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? हाई करंट मिलेगा। ठीक है, हम इसको, चूँकि ये कंज्यूमर या सब स्टेशन पर लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। और ये सोर्स से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं। जो प्राइमरी से लगा रहेगा, चाहे उसकी नंबर ऑफ कॉइलिंग कम हो, चाहे उसका, देखो यहाँ पर ये कम है, नंबर ऑफ कॉइलिंग कम है, चाहे उसका नंबर ऑफ कॉइलिंग ज़्यादा हो, तो जिसका नंबर ऑफ कॉइलिंग कम है या ज़्यादा है उस पर प्राइमरी या सेकेंडरी डिपेंड नहीं करता है, बल्कि प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल डिपेंड करता है कि सोर्स से कनेक्शन किसका हुआ है। अगर ये यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और इसका सोर्स से कनेक्शन हुआ तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया, और नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर कम है लेकिन इसका कनेक्शन सोर्स से हुआ तो यहाँ पर ये प्राइमरी हो गया, और यहाँ पर ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, यहाँ पर ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है। आई होप यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सेकंड जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका जो सिंबल है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कुछ ज़्यादा है तो इसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो हमने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा बना दिया, और ये हमारा इनपुट है और ये सोर्स से जुड़ा हुआ है तो हमने प्राइमरी कॉइल्स को ऐसे याद रखना। इस पिक्टोरियल डायग्राम को सिंबल के फॉर्म में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कुछ कम है तो नंबर ऑफ टर्न तो यहाँ कुछ कम है, और मोटे वायर है तो मोटा हमने थोड़ा सा बना रखा है। और ये जो इंसुलेटेड लैमिनेटेड कोटेड जो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का ये कोर है, इस कोर को यहाँ पर रेड कलर की 2 स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज द सिंबल ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये आपका सिंबल हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइलिंग देखो, नंबर ऑफ कॉइलिंग या नंबर ऑफ टर्न देखो कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न देखो वो ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरीके से अब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखो, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न देखो कम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाई लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंट्री कर रहा है, हाई देखो यहाँ पर देखो लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंट्री कर रहा है और ज़्यादा अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमको मिल रहा है, यानी सेकंड में सेकेंडरी का अल्टरनेटिंग ईएमएफ ज़्यादा है, प्राइमरी का कम है। यहाँ पर देखो हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंट्री कर रहा है और लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ईपी हमारा क्या है? ज़्यादा है, और एनएस हमारा एनएस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ईएस होगा। ईएस सेकेंडरी का अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सेकेंडरी का अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा हमारा? यहाँ पर कम होगा। ठीक है, करंट की अगर बात करें तो करंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? हाई करंट है, और यहाँ पर क्या है? लो करंट है। तो प्राइमरी में हाई करंट है, सेकेंडरी में लो करंट है। यहाँ पर अगर करंट की बात करें तो यहाँ पर लो करंट है, यहाँ पर करंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है? हाई करंट है। तो लो करंट, हाई करंट, ये देखो हाई करंट और लो करंट, तो ये बात भी हम यहाँ पर समझ में आ सकता है। देखो यहाँ पर जो करंट है वो आई एस है, यहाँ पर जो करंट है वो क्या हो सकता है? आई एस नहीं, आई पी होगा ये, और ये क्या होगा? आई एस होगा। तो आई पी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? लो करंट है तो आई पी मेरा कम है, यहाँ पर हाई करंट है तो आई एस मेरा ज़्यादा है। ऐसे यहाँ पर देखो आई पी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एस हो जाएगा। तो आई पी हमारा क्या है? हाई करंट है तो हाई करंट हो गया, आई एस लो करंट हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक बात और बता दें आपको कि अगर मैं इसका टर्न रेशियो देखूं, स्टेप अप और स्टेप डाउन का टर्न रेशियो देखूं, तो इसके नंबर ऑफ़ टर्न को और इसके नंबर ऑफ़ टर्न को आप डिवाइड करो। और कैसे डिवाइड करते हो ये भी याद रखना आप कि टर्न रेशियो कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ़ द सेकेंडरी कॉइल्स, नंबर ऑफ़ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ़ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, इसके रेशियो को हम टर्न रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्न रेशियो बोलते हैं। टर्न रेशियो को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात बताना, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से दिखाऊं आपको तो ये कितना है? एन एस अपॉन एन पी, और क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है, ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है। और इसको क्या बोलते हैं? टर्न रेशियो बोलते हैं। टर्न रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन इज ग्रेटर देन 1 आ गया। तो टर्न रेशियो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या आ रहा है? देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 से बड़ा आ रहा है।
और अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो दिखाऊं तो यहाँ से देखो NS और ये लेस देन क्या होता है NP होता है, तो NS अपॉन NP और लेस देन 1 हो गया, ये टर्न रेशियो होता है। टर्न रेशियो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल n इज लेस देन 1, तो टर्न रेशियो ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये 1 से कम होता है। टर्न रेशियो ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 1 से कम होता है और टर्न रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये 1 से ज़्यादा होता है। टर्न रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल्स NS अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल्स NP, और टर्न रेशियो इज इक्वल टू एक फार्मूला और होता है, इसी के करस्पॉन्डिंग यहीं पर हमने उसको लिखना ज़्यादा ठीक समझा, EMF अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स ES। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि टर्न रेशियो EMF अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स ले लो, सेकेंडरी कॉइल्स का EMF ले लो और प्राइमरी कॉइल्स का EMF ले लो, और EMF को यहाँ कैपिटल S से लिख रहे हैं, E से लिख रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल्स का EMF है तो स्मॉल s सफिक्स में लिख रहे हैं। ये प्राइमरी कॉइल्स का EMF है जो कि कैपिटल E से लिख रहे हैं, लेकिन प्राइमरी कॉइल्स का है तो इसको EP से लिख रहे हैं। ये नंबर ऑफ़ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल्स हैं तो नंबर ऑफ़ टर्न को तो n से लिखते हैं, लेकिन सेकेंडरी कॉइल्स का नंबर ऑफ़ टर्न है तो NS लिख रहे हैं। नंबर ऑफ़ टर्न इन प्राइमरी कॉइल्स है तो नंबर ऑफ़ टर्न को तो n से लिखते हैं, लेकिन प्राइमरी कॉइल्स है तो p को सफिक्स से लिखेंगे और इसको टर्न रेशियो को n से लिखते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टर्न रेशियो, ये टर्न रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। टर्न रेशियो वर्किंग कैसे करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो व्हेन द टर्मिनल ऑफ द प्राइमरी कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द सोर्स, जब कभी भी प्राइमरी कॉइल्स का कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, प्राइमरी कॉइल्स का कनेक्शन सोर्स से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, सोर्स से कर देते हैं। तो अल्टरनेटिंग EMF वहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, अ वायरिंग करंट फ्लो थ्रू इन द प्राइमरी कॉइल्स, दिस वायरिंग करंट प्रोड्यूस द वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, और कैसा करंट फ्लो होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसमें वायरिंग करंट है। करंट अपनी ओरिएंटेशन को एक सेकंड में 100 टाइम्स फ्लैक्चुएट करता है, 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव होता है। तो इस वायरिंग करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड वैरी करने लगता है, और वैरी करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो ट्रांसफार्मर के कोर से जाता है तो ये वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल्स में क्या करता है, वो एक इंड्यूस्ड EMF कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF ले आता है। तो इंड्यूस्ड EMF अपने साथ जो करंट लेकर आता है उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस EMF को इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। आगे टर्न रेशियो इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, और अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो व्हेन देयर इज नो एनर्जी लॉस, आउटपुट पावर जो हमारा होगा वो इनपुट पावर के जस्ट इक्वल होगा। तो अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो आउटपुट पावर इनपुट पावर के जस्ट इक्वल होगा। इस कंडीशन में पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल्स जस्ट इक्वल होगा पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स के। प्राइमरी कॉइल्स की जो पावर होगी वो सेकेंडरी कॉइल्स के पावर के जस्ट बराबर होगा, यानी कि पावर ऑफ S इज इक्वल टू पावर ऑफ P। ये पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन S जो है वो सेकेंडरी कॉइल्स का पावर है। पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन P यहाँ पर प्राइमरी कॉइल्स का पावर है। तो P का मतलब हो गया पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, PS का मतलब हो गया पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। और पावर का फॉर्मूला जो होता है वो EMF इनटू करंट होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल्स के पावर का, तो हम सेकेंडरी कॉइल्स के EMF को देखेंगे, सेकेंडरी कॉइल्स के करंट को देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल्स की पावर का, तो पावर ऑफ EMF ऑफ द प्राइमरी कॉइल से देखेंगे, और करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल से देखेंगे। क्योंकि हम जान चुके हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो प्राइमरी का पावर सेकेंडरी के पावर के बराबर होने वाला है, और अगर ये बराबर होने वाला है तो ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरा साइड इक्वल होता है बाय द मैथमेटिकली प्रोसेस। तो यहाँ पर ES इंटू IS ये बराबर हो गया EP इंटू IP के, और अगर ये दोनों बराबर कर दिए तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से क्या मिलने वाला है ES, यहाँ से देखो ES के अपॉन में EP लेकर आ जाओ। EP यानी कि EMF ऑफ द प्राइमरी
और आई यहाँ से देखो आई पी को यहीं पर रखो, यानी कि करंट ऑफ द प्राइमरी, और आई एस इसके अपॉन में लेकर आओ करंट ऑफ द सेकेंडरी, ये लेकर आ जाओ। और हमको पता है कि ई एस अपॉन ई पी ये एन एस अपॉन एन पी के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ द सेकेंडरी कोयल्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल्स, ये जस्ट बराबर होता है ई एम एफ ऑफ द सेकेंडरी कोयल ई एम एफ ऑफ द प्राइमरी कोयल्स के, और करंट ऑफ द प्राइमरी कोयल्स ऑफ द करंट ऑफ द सेकेंडरी कोयल्स के बराबर होता है। और ये टर्न रेशियो एन होता है, ये क्या होता है, टर्न रेशियो एन होता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के अगले स्टेप की बात करते हैं, जो कि क्या है, एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा। अगर कुछ एनर्जी का लॉस होगा तो किन किन फॉर्म में वो एनर्जी लॉस कर सकता है। तो पहला जिस फॉर्म में एनर्जी का लॉस है वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है कॉपर लॉस। वो एनर्जी किस क्या है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस है तो यूज ऑफ द थिकर वायर reduces its resistance and therefore reduces the loss of the energy due to the heating of the coil. The energy loss due to the heat is called copper loss. It means that क्या है कि अगर हम यूज करते हैं थिकर वायर, एक मोटा वायर, थिक वायर यूज करते हैं तो ये रिड्यूस कर सकता है। क्या रिड्यूस कर सकता है, इट्स रेजिस्टेंस। कैसे रिड्यूस कर सकता है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया हमारा अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, यानी वायर मोटा रहेगा, वायर थिक रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, और वायर अगर थिन रहेगा, वायर हमारा थिन रहेगा तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा रहेगा। तो जब कभी भी हमको ये कॉपर लॉस ख़त्म करना है या कम करना है तो हम थिक वायर यूज करके रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और इसके लिए देयरफॉर रिड्यूस करना होगा हमको लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके एवज में हमको क्या मिलेगा, एनर्जी का लॉस कम हो जाएगा। और एनर्जी का लॉस अगर होता भी था तो किस फॉर्म में होता था, हीटिंग ऑफ द कॉइल्स के फॉर्म में होता था, यानी उसकी हीट भी कम होगी अगर हम मोटा वायर यूज करेंगे तो, थिक वायर यूज करेंगे तो। और इस एनर्जी के लॉस, दिस एनर्जी लॉस ड्यू टू द हीट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। इस तरीके की एनर्जी लॉस को हम कॉपर लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईडी करंट। क्या है, ईडी करंट। ईडी करंट इन द कोर में ईडी करंट क्या होता है, क्योंकि हमारा जो कोर है वो कोर क्या है, वो लैमिनेटेड आयरन कोर है। लैमिनेटेड आयरन कोर में देखो किस तरीके से ईडी करंट जनरेट होता है। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वायरिंग करंट, जब हम वायरिंग करंट फ्लो कराते हैं अपने कॉइल्स की हेल्प से तो क्या करता है, कॉइल करंट इंड्यूस्ड द लोकल करंट। तो वहाँ पर उस लैमिनेटेड आयरन कोर के अंदर लोकल करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है सर्किट में, उस लैमिनेटेड आयरन के अंदर, इसके अंदर लैमिनेटेड जो आयरन होता है इसके अंदर लोकल करंट जनरेट हो जाता है। किस तरीके से जनरेट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे जनरेट हो जाता है लोकल करंट, ऐसे जनरेट हो जाता है लोकल करंट, और ये लोकल करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। इसी लोकल करंट को एडी करंट बोलते हैं। ये करंट क्या करता है, हमारे इंड्यूस्ड करंट का अपोज करता है, और इंड्यूस्ड करंट का अपोज करके कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर क्या कर देता है, वो एडी करंट में जनरेट होने से हीट एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर हीट होकर जलने की या ख़राब होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर क्या होगा आगे कि यहाँ पर लोकल करंट जनरेट हो जाता है, आर फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर। हमने बताया ना कि सॉफ्ट आयरन कोर में कुछ लोकल करंट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से कॉजेज द लॉस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है। इट इज़ मिनिमाइज बाय द लैमिनेटेड। इसी को मिनिमाइज करने के लिए बहुत से बच्चे क्वेश्चन को पूछते हैं कि अगर हमें इतना मोटा यहाँ पर लैमिनेटेड अगर बनाना ही है रेक्टेंगुलर सीट, तो हम एक ही सीट क्यों ना यूज़ कर लें इतना मोटा। हम पहले पतली पतली प्लेट को एक के ऊपर एक पेंट करके, वार्निश करके, लैमिनेट करके क्यों रखते हैं।
तो इसी वजह से कि अगर हम कंटिन्यू मटेरियल लेंगे तो उसमें ईडी करंट की प्रोड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ईडी करंट अगर हम नहीं चाहते हैं कि उसमें प्रोड्यूस हो यानी लॉस ऑफ एनर्जी बढ़े, तो हम उसको पतले पतले प्लेट को रेक्टेंगुलर शेप में काट कर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि लैमिनेटेड आयरन कोर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको ईडी करंट को क्या करना है, कम करना है। तो इट इज़ मिनिमाइज बाय द लैमिनेशन ऑफ द कोर यूजिंग द वर्निश, और इसी को मिनिमाइज करने के लिए, ईडी करंट को ही मिनिमाइज करने के लिए हम पतले पतले स्लाइस के फॉर्म में रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड आयरन का कोर लेते हैं और उसको वर्निश करते हैं। वर्निश करने के बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम रखते हैं, और रखने के बाद हम ईडी करंट से उस आयरन लैमिनेटेड कोर को प्रिवेंट करते हैं। टेकिंग थिन मेनी शीट ऑफ द सॉफ्ट आयरन इंस्टेड ऑफ द वन थिक शीट, ठीक है। अभी मैंने जो आपको समझाया, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ईडी करंट, ईडी करंट से हम सुरक्षा करने के लिए ऐसा काम करते हैं। एंड द रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द कोर, और इससे एनर्जी के लॉस को रिड्यूस कर ले जाते हैं। और ऐसे जो लॉस ऑफ एनर्जी हैं इसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। आगे आप +2 में जाके पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हिस्टैरिसीस लॉस इन आयरन कोर क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो कि थर्ड लॉस है वो होता क्या है, ठीक है। क्या होता है कि ड्यू टू ठीक है, ड्यू टू द वायरिंग करंट के वायरिंग होने की वजह से यानी अल्टरनेटिंग करंट की वजह से प्राइमरी कॉइल्स के अंदर जो कोर होता है, कोर पर जहाँ प्राइमरी कॉइल्स लगे हुए होते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। कैसे मैग्नेटाइज्ड होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में। कैसे, फर्स्ट हाफ साइकिल में जब करंट ऐसे फ्लो होती है ऐसे, तो ऐसे मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। लेकिन जब सेकंड हाफ घूमेगा तो फिर उसको क्या होना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज्ड होना पड़ेगा अल्टरनेटिवली। मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड अल्टरनेटिवली, एंड एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट कॉल्ड। तो अब अगर एक अपने आप मैग्नेटाइज्ड हो गया और जब ये हमारा जो करंट है अगला अल्टरनेटिवली पाथ को जब चलेगा तो अपने आप ये मटेरियल को डीमैग्नेटाइज्ड हो जाना चाहिए। अगर इसको डीमैग्नेटाइज्ड करना पड़ा करंट को, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसको डीमैग्नेटाइज्ड करने में लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो लॉस्ट एज द हीट कॉल्ड द हिस्टैरिसीस लॉस ड्यू टू द ईडी करंट। ये सब इसलिए होगा क्योंकि ईडी करंट उसमें प्रोड्यूस हो गया होगा। इसीलिए हम जितनी पतली से पतली सॉफ्ट आयरन का लैमिनेटेड कोर लेते हैं और एक के ऊपर एक रखते हैं। इस सब से प्रिवेंट करना है हमको अपने ट्रांसफार्मर को। टू प्रिवेंट क्या होगा, टू प्रिवेंट दिस वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर। इसी प्रिवेंशन की वजह से हमें सॉफ्ट आयरन कोर लेना पड़ता है, और ऐसा हमें सॉफ्ट आयरन कोर लेना पड़ता है जिसकी हाई परमेबिलिटी होती है। परमियाबिलिटी बहुत हाई होने से हम ऐसे सारे इस लॉसेस को कम कर लेते हैं। और हम आप ही तक जान पाए हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस अगर सबसे कम अगर हम कर पा सकते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर के मटेरियल में कर सकते हैं। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में वो जो सेवरल प्लेट्स रखते हैं एक के ऊपर एक, उसको हम सॉफ्ट आयरन कोर का लेते हैं, और जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, यानी कि मैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है बहुत जल्दी और डीमैग्नेटाइज्ड भी उतना ही जल्दी हो जाता है जितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हुआ रहता है। इसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस भी, इसी के थ्रू हिस्टैरिसीस लॉस भी हम समझ गए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के यूज में हम देखेंगे यूज ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन या पावर प्लांट की जगह पर, जहाँ पावर स्टेशन होता है या ट्रांसमिशन स्टेशन जहाँ पर होता है वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लो वोल्टेज को यानी कि 11 जो जहाँ पर करंट बनता है 11 किलो वोल्ट का करंट बनता है, और 132 किलो वोल्ट के किलो वोल्ट में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में बदल रहा है। आप इसको हाउस होल्ड सर्किट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन पावर प्लांट के पास हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब में करते हैं, वहाँ पर हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
इसलिए वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम लोग। विथ द वायरलेस सेटअप, ठीक है, तो वायरलेस सेटअप के लिए भी हमको हाई वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यूज करना पड़ता है। तो थर्ड हमारा क्या हो गया, विथ वायरलेस सेट, ठीक है। और फोर्थ क्या हो गया, विथ एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन भी अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो वोल्ट पर ही वर्क करती है, 20 किलो वोल्ट से एबव पर वर्क करती है। तो एक्सरे मशीन में भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर मैंने नोट भी कर रखा है कि टू प्रोवाइड द हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फर्स्ट यूज है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, नाइट इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, एंड द पावर सब स्टेशंस में यूज करते हैं। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ ट्रांसफार्मर पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं उनको करेंगे, और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जो कि कैलोरीमेट्री है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आपके चैप्टर का इस ट्रांसफार्मर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे।